सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंदाकिनी जी, आपको भी हमारा नमस्कार। सभी सखियों को, सखाओं को मंदाकिनी जोशी का भी नमस्कार और आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। क्या हाल है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हैं। तो चलिए बहुत अच्छे से विषय भी बता दिए जाए। आज किन विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं? हाँ, देखिए, जब हम अच्छे हैं यानी कहने का मतलब हमारा मन अच्छा है, तो हमारे श्रोता भी निश्चित रूप से अच्छा महसूस कर रहे होंगे। तो आज मन का प्रबंधन, न्यूनतम में खोजें अधिकतम खुशी, इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। मंगल मिशन और महिला वैज्ञानिकों पर चर्चा होगी और चुटकियों में बनाए स्कूल और ऑफिस के प्रोजेक्ट। हमें याद है कि आप तो जिक्र भी कर रही थी कि जब छोटे थे तो बड़े लंबे पैमाने पर प्रोजेक्ट बनाते थे। कॉपियां होती थी और ढेर सारे कागज इकट्ठे करते थे, रजिस्टर लेते थे, बिल्कुल, और स्केल से लाइन खींचते थे। हाँ, चौकोर लाइन, बड़े और छोटे स्केल, हर तरह के स्केल रखा करते थे। और फिर लाइनिंग बनाते थे उसमें, मतलब कुछ कुछ जगह छोड़ के, और उसमें ऊपर लिखते थे, विषय लिखते थे, फिर नाम, वर्ग, वर्गीकरण, दुनिया भर के झंझट होते थे। लेकिन अब कितना आसान हो गया है। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और हमारे सखियों और सखाओं के क्या अनुभव हैं वो हमें विविध भारती के फेसबुक पेज पर जरूर बताएं। www.facebook.com/VBS मुंबई टाइप करें तो विविध भारती के फेसबुक पेज पर पहुंच जाएंगे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, सखी विशेष। और आज हम बात करेंगे शारदा सिन्हा जी की। तो अब जरा मन की गहराइयों में गोते लगाते हैं। तो बताइए। क्या बताऊं, मैं तो आपसे जानना चाह रही थी कि आपकी नजर में मन क्या है? मन है, ख्वाब है, सोचने का जरिया है, महसूस करने का, याद रखने का और कल्पना करने का, इच्छा करने की क्षमता है मन। हाँ, यानी हमारा मन शरीर का वो हिस्सा है ममता जी, या यूं कहें कि वो प्रक्रिया है जो किसी ज्ञातव्य को, यानी जिसको हम जानते हैं उसको ग्रहण करने, सोचने और समझने का कार्य भी करता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। कई बार हम कहते हैं कि मंदाकिनी जी, मेरे मन मस्तिष्क पर फला घटना का अच्छा या बुरा असर पड़ा, और वो घटना बिल्कुल चित्रित है हमारे मन पर। लेकिन देखा जाए तो मन और मस्तिष्क के बीच में भी एक अंतर होता है। वो ये कि मन एक वास्तविक आंतरिक अंग नहीं है, जबकि मस्तिष्क शरीर का सबसे अधिक दिखाई देने वाला और जटिल अंग होता है। बिल्कुल, ये एक बारीक और सूक्ष्म अंतर है जिसे हम महसूस नहीं कर पाते। दिल और दिमाग को हम जोड़ देते हैं कि मेरा और दिल और दिमाग तो आज काम ही नहीं कर रहा है। लेकिन अगर बहुत बारीकी में जाकर देखा जाए तो पता चलता है कि जो मन है वो क्या है, एक वास्तविक आंतरिक अंग नहीं माना जाता, जबकि जो हमारा दिमाग है वो दिखाई देने वाला एक जटिल प्रक्रिया है। तो आपने बिल्कुल सही कहा, किंतु इस मन का प्रबंधन बहुत जरूरी है ममता जी। यानी कि मैनेजमेंट, जैसे हम चीजों का मैनेजमेंट, दफ्तर का, घर का मैनेजमेंट करते हैं, इसी तरह मन का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। मतलब आप ये भी कहना चाहती हैं कि मन प्रबंधन के लिए संकल्प और इच्छा शक्ति का दृढ़ होना बहुत ही जरूरी है। हाँ, वैसे तो देखा जाए जीवन में हर बात को समझने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। और हाँ, इसके लिए एक बात ध्यान रखनी होगी हमें ममता जी, कि नकारात्मक विचारों से दूर रहना होगा, क्योंकि मन प्रबंधन आज आत्मिक, शारीरिक और मानसिक आदि सभी प्रकार के विकास के लिए बहुत जरूरी हो गया है। और हम समय का प्रबंधन तो करना जानते हैं, लेकिन मन का प्रबंधन कैसे किया जाए, कभी हम इस विषय में सोचते ही नहीं। इसीलिए हमारा मन कभी विचलित हो जाता है, कभी चंचल हो जाता है, कभी दुख और अवसाद या बेचैन हो जाता है। बिल्कुल, अगर सखियों हम मन का भी प्रबंधन करना सीख जाए ना, तो बहुत हद तक मन की कमजोरियों से उबर पाएंगे। और इसके लिए जरूरी है कि न्यूनतम में खोजें अधिकतम खुशी। बिल्कुल, और जरा बीच में गीत संगीत का दामन भी थामे रखें तो मन खुश रहता है। तो हम और चर्चा करेंगे, लेकिन गाना सुन लेते हैं पहले। बिल्कुल बिल्कुल।
भी मंदाकिनी जी, मन तो ऐसा बड़ा सा पिटारा है, खजाना है जिसमें दुनिया भर की चीजें भरी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बस जरूरत होती है कि उसे सही तरीके से हम खंगाल लें, सही तरीके से उसका प्रयोग कर लें, इस्तेमाल करें। अब आपने कहा था इस गाने से पहले कि न्यूनतम में खोज लें अधिकतम खुशी। हाँ। मतलब ऐसा लगता है कि मन को अपने मार लें, ऐसा तो नहीं ना? नहीं 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 नहीं, मन को मारना नहीं है, मन को मारना नहीं है, मतलब मन को उड़ान देना है, पंछी की तरह हौसले देने हैं। बिल्कुल, तभी तो पंछी की तरह उड़ेगा। और जो कल्पना की उड़ान होती है ना, अगर मन उसके साथ उड़ेगा तो निश्चित रूप से जो काम करना चाहते हैं वो उसके लिए मन जो है हौसला बढ़ाएगा और वो काम पूरा भी हो जाएगा। मन पर विजय पाना सीखें, मन पर काबू पाना सीखें, न कि मन को मारकर बैठ जाएं। मन को कमजोर कर लेना या दोषी मान लेना भी ठीक नहीं होता है। क्या कहती हैं आप? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अगर हम किसी काम को करना चाहते हैं या अधिकतम पाना चाहते हैं और नहीं पा रहे हैं तो मन को दुखी नहीं करें, मन को मारे नहीं, या ये ना सोचें कि ये तो हमारी किस्मत में नहीं है, है ना? बिल्कुल सही बात। अपना प्रयास जारी रखें। तो क्योंकि प्रश्न ये उठता है ममता जी कि इस मन का प्रबंधन कैसे करें? हमने कहा कि मन का प्रबंधन करें, तो हमारी सखियां कहेंगी। तो देखिए, सबसे पहले मैंने जो सोचा है ये कि हम अपने खान पान का ख्याल रखें, सही समय पर भोजन खाएं, ताकि जो एक शरीर में चिड़चिड़ाहट पैदा हो जाती है ना मन में, जब हम खाना नहीं खाते। महिलाएं क्या करती हैं? खूब काम कर लेती हैं और खाना नहीं खाते। खाना खाए और दिन में कई बार चाय भी तो पिए। अभी पिछली सखी सहेली में आपने चाय का बहुत प्यारा जिक्र किया था और ये कहा था कि कई बार चाय पीती है। वैसे आपने बता दिया था कितनी बार, वो हम नहीं जानना चाहते हैं। बस ये कहना चाहते हैं कि बीच बीच में चाय की चुस्कियां लेते रहे ताकि तरोताजा बने। अगर आप चाय नहीं पीती है तो दूसरा पेय पदार्थ पी सकती है, जैसे कि दूध है ना, जूस है, सूप है, आप किसी को भी ग्रहण कर सकती है, लस्सी है। और एक बात है कि अच्छी नींद लें, पूरी नींद लें, भरपूर नींद लें। ये ना हो कि देर रात तक जागती हैं और सुबह जल्दी उठ जाती हैं। मजबूरी हो एक अलग बात है, शारीरिक रूप से हमें सक्रिय रहना होगा। दिन भर हम खा पी कर अगर लेटे रहेंगे, काम नहीं करेंगे, वो भी
भी दिक्कत देगा। मन को आराम दे। मन दिन भर ओहा पो में फंसा रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो मन को सुकून देना बहुत जरूरी है और प्रकृति में समय बिताएं, सकारात्मक सोचें और अपनी रुचियों को विकसित करें। और हमेशा अतीत में न डूबे रहें, हमेशा भविष्य के बारे में न सोचते रहें, अपने वर्तमान में खुश रहें, क्योंकि आगे का सोचकर वर्तमान को खराब करना ठीक नहीं होता है। मेहनत कर रहे हैं और अपना भविष्य सुरक्षित हो जाएगा अगर आप मेहनत करेंगे तो। हाँ। अच्छे व्यक्तियों और अच्छे पुस्तकों के संपर्क में रहें, योगा करें, मेडिटेशन करें, अपने तनाव को कम करें। और संत कबीर दास ने कहा भी तो है, मन के मारे न चलिए, मन के मने न चलिए, मन के मने अनेक जी। मन पर उसका अधिकार है, सो साधु कोई एक। बिल्कुल, कबीर साहब ने बहुत सही कहा है कि मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। और देखिए कबीरदास जी ने ये भी कहा है ममता जी कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीती, कहे कबीर हरि पाइये, मन ही की परतीति। तो इसलिए मन का प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। और अब मेरा एक मन कर रहा है कि जो हमारे श्रोता की टिप्पणी आई है वो पढ़ के सुना दूं। बिल्कुल। लिखा है कि खुशी एक जटिल और बहुआयामी भावना है, जिसमें संतोष से लेकर गहन आनंद तक कई तरह की सकारात्मक भावनाएं शामिल हैं। ये अक्सर सकारात्मक जीवन के अनुभवों से जुड़ी होती हैं, जैसे कि लक्ष्य हासिल करना, प्रियजनों के साथ समय बिताना या आनंददायक गतिविधियों में शामिल होना। हालांकि खुशी बिना किसी स्पष्ट बाहरी कारण के भी अनायास उत्पन्न हो जाती है। बिल्कुल सही कहा। तो हम अगली टिप्पणी भी लेंगे अपने श्रोताओं की, लेकिन एक छोटा सा अंतराल हमें लेना होगा। लेते हैं। जी, तो ममता जी, इस अंतराल के बाद हमारे सभी सखियों और सखाओं का हम स्वागत करते हैं और अब हमें लग रहा है कि सभी का मन कर रहा है गीत सुन लिया जाए। तो सुनते हैं। बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज
बढ़ती चलूं गाती चलूं अपनी लगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। हिल्लोरी 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 उड़ूंगी बादल का आंचल, मैं तो पहनूंगी बिजली की पायल, छीन लूंगी घटाओं से काजल, मेरा जीवन है नदिया की हलचल, दिल से मेरे लहर उठे ठंडी पवन में, दिल से मेरे लहर उठे ठंडी पवन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। जी हाँ ममता जी, कितना सुंदर गीत आपने सुनवाया कि पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, है ना। मन प्रसन्न रहता है तो ऐसे उड़ान भरनी पड़ती है। लेकिन इसके बारे में भी मैं आपसे एक प्रश्न करूंगी और उसका हल जानना चाहूंगी। मंदाकिनी जी, प्रश्नों से थोड़ा मैं बचती हूँ, थोड़ा डर भी लगता है, ये कोई जीके का प्रश्न नहीं है, बल्कि मनोभावों पर आधारित एक प्रश्न होगा। लेकिन क्या होता है जब प्रश्न का नाम कोई लेता है, जैसे कहता है प्रश्न ये सवाल, तो ऐसे लगता है कि वो बचपन वाले दिन, परीक्षा वाले दिन याद आ जाते हैं। बहरहाल स्वागत है आपके प्रश्न का। लेकिन अभी मैं श्रोताओं की टिप्पणी पढ़ रही हूँ। लिखते हैं कि खुश रहने के लिए नेगेटिव चीजों के बारे में सोचना बंद कर दें। अपने आप को ये समझाएं कि जो हो चुका है वो बीता कल था और अब आपको आने वाले कल के बारे में सोचना है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज के सारे विषय बहुत ही ध्यान से सुनने वाले हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि मन प्रसन्न तो तन प्रसन्न। मन को तनाव मुक्त रखना सेहत के लिए आवश्यक है। सभी शारीरिक व्याधि की जड़ तनाव है। मन प्रसन्न रखना है तो मन को कहीं भी एंगेज रखना जरूरी है। संगीत, पर्यटन, किताबें पढ़ना, दोस्तों के साथ गपशप वगैरह वगैरह, और साथ में मन को प्रसन्न रखने के लिए मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। समय का प्रबंधन बहुत जरूरी है। और एक श्रोता की टिप्पणी और है, जरा आप खुश हो सकती हैं। लिखा है कि बहना, मतलब मेरा नाम लिखा है और आपका नाम लिखा है, मंदाकिनी जी, बहना सखी सहेली पेश करती हैं, क्योंकि ये दोनों बहनें बेहतरीन गीत और वही अच्छी बढ़िया जानकारी लेकर बड़े प्यार से आती हैं, सरल सहज सुंदरता से बताती हैं। दोनों को बहुत बहुत बधाई। तो ले लीजिए आप बधाई। शुक्रिया। और एक श्रोता लिख रहे हैं ममता जी कि खुशी खोजने से मिल भी जाती है और खोजते खोजते हम कभी कभी असफल भी हो जाते हैं, लेकिन प्रयास होते रहना चाहिए कि हम अधिक से अधिक खुशी समेट सकें। हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त हमारी खुशी में शामिल होते हैं, लेकिन इस खुशी को खोजने में हमें कम मेहनत करनी पड़े तो और अच्छा हो। इसमें परिवार का सहयोग सबसे महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि संसार में हर इंसान अपना जीवन खुशी से जीना चाहता है, चाहे भी क्यों न। हर किसी को एक खुशहाल जीवन जीने का अधिकार जो है, पर हर किसी के लिए खुशी की परिभाषा अलग अलग होती है। कुछ दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं, तो कुछ अपने बटुए को पैसों से भरा हुआ देखकर खुश होते हैं, कुछ दोस्तों के साथ मौज मस्ती करके खुश होते हैं, तो कुछ परिवार के साथ। और कह सकते हैं कि हर इंसान का जीवन एक तलाश है खुशी पाने के लिए अनवरत खोज। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और ममता जी सही भी तो है। कई बार एक कोटेशन में पढ़ रही थी पिछले दिनों, उसमें लिखा था कि दो दोस्त या दो व्यक्ति या दो संबंधी बात कर रहे हैं, तो वो कहता है कि मैं आप में एक, कुछ लोग तो ये चाहते हैं कि आपसे हम बहुत कुछ पा जाएं, और कुछ व्यक्ति चाहते हैं कि वो सिर्फ आपको पा जाएं। तो ये अपनी अपनी खुशी है कि हम क्या लेना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं। दरअसल हम जब दूसरों को देखते हैं, दूसरों की खुशी से जब खुश होते हैं, तो असल में वही अच्छी बात तो वही
भी है। और एक श्रोता ने और लिखा है, हाँ। खुश रहने के लिए नेगेटिव चीजों के बारे में सोचना बंद कर दें, अपने आप को ये समझाएं कि जो हो चुका है वो बीता कल था और अब आपको आने वाले कल के बारे में सोचना है। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा फलसफा है जिंदगी का कि बीता कल जो है उसको बिसार दो और आगे की सुध ले। तो लेकिन ममता जी, अब मैं अपने प्रश्न पर आती हूँ। भूली नहीं प्रश्न? हमें लगा इतनी सारी बातों के बाद आप भूल गई हो। नहीं, मैं भूली नहीं हूँ। और ये प्रश्न आपके जहन में भी आता होगा और हमारी सभी बहनों के जहन में भी आता होगा कि कभी कभी मन हमारा खुले आकाश में उड़ने को करता है, ठीक है, और हम उड़ते भी हैं, थोड़ा उड़ते हैं, जाते हैं, फिर धम से नीचे गिर जाते हैं। तो क्या किया जाए? ओहो हो, क्या किया जाए? ये तो फिर बड़ा सचमुच बहुत ही मुश्किल सवाल है कि जब उड़ान बहुत ऊंची होती है तो जब उड़ान ऊंची होती है तो झटका लगता है, तो जाहिर की बात है ढलान पर आके चोट तो ज्यादा लगती है। लेकिन इसके मतलब ये नहीं है कि आप उड़ान भरिए ही नहीं, क्योंकि जब आप उड़ान भरेंगे तभी तो आपको चोट लगेगी। जी। और उड़ान भरेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा भी। तो उड़ान चाहे ख्वाबों की हो, मन की उड़ान हो, या फिर कुछ हासिल पाने की उड़ान हो। अब कहा, आप ही ने तो कहा था, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कबीरदास जी का दोहा ये याद दिलाया था। तो मंदाकिनी जी, हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि फुर्र से उड़ जाना है। और चाहे वो आकाश की सैर हो, चाहे अंतरिक्ष की, नदियों की, पहाड़ों की, जंगल की, कंदराओं की, पाताल की, पूरे ब्रह्मांड की। और किसी ने तो कहा होगा ना, नहीं, आपने मुझे कहा था कि आपको किसी ने रोका है क्या, उड़िए ना। तो चलिए फिर उड़ते हैं हम दोनों। उड़ते हैं, लेकिन आपने मेरी बातों को कितने हल्के में ले लिया ममता जी। मैं आपकी भावनाओं की कदर कर रही थी। ऐसा नहीं है, मैं आपको भावनाओं की कदर मैं भी करती हूँ, लेकिन उड़ना है तो उड़ने की बात तो करनी पड़ेगी ना। हाँ, उड़ने की बात तो करनी पड़ेगी। तो चलिए फिर हम उन महिलाओं की बात करते हैं ना, जिन्होंने असली उड़ान जिंदगी की भरी और अपने देश का नाम ऊंचा किया। वो तो देखिए, महिलाएं तो बात हम उड़ने की वही कह रहे थे कि जब हम उड़ेंगे तभी तो चोट लगेगी, तभी तो लोग हमारे ऊपर उंगलियां रखेंगे, तभी तो नाम कहेंगे कि ये महिलाएं तो हर क्षेत्र में आगे बढ़ जाती हैं और पुरुष पीछे रह जाते हैं। ये भी तो सुनने को मिला है। कई ऐसी फिल्में भी बनी हैं जहां पर जिस क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ी, जैसे खास तौर से फौज में है, नेवी में, तो वहां महिलाओं को देखकर पुरुष फप्तियां कसते हैं कि ये क्या कर पाएंगे, शारीरिक रूप से कमजोर होती हैं। लेकिन यहाँ हम जिक्र कर रहे हैं कि आप साइंटिफिक तरीके से उड़ान भरिए। हमारे देश को जरूरत है। विदेशों में कई ऐसी महिलाएं वैज्ञानिक हुई, हमारे देश में भी, जिन्होंने बहुत ऊंची उड़ान भरी और वे खूब कामयाब हुई। बिल्कुल, कल्पना चावला को तो हम अक्सर याद करते हैं, जिन्होंने कितना बड़ा नाम किया है हमारे देश का, जबकि वो बाहर रहती हैं। तो ये बात हम कर ही रहे हैं कि अगर महिला वैज्ञानिकों की हम बात करें तो पता चलता है कि जो मंगलयान था, जो कि भारत का पहला मंगल अभियान था, इस मिशन को सफल बनाने में महिला वैज्ञानिक आगे थी, है ना? और अपनी सखियों को ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है, और सखाओं को भी, कि 5 नवंबर 2013 को एक स्पेस क्राफ्ट लॉन्च हुआ था, यानी अंतरिक्ष में वो छोड़ा गया था यान। इसरो ने इसे लॉन्च किया था और ये स्पेस क्राफ्ट ही मंगलयान है। इसे लॉन्च करने वाले मिशन की मिशन मंगलयान इसे कहा जाता है। इसरो की जो वैज्ञानिकों की टीम थी, 500 वैज्ञानिकों की जो टीम थी, इसी प्रोजेक्ट में महिला वैज्ञानिक ने ही काम किया था। तो यानी 500 वैज्ञानिकों की टीम में से महिला वैज्ञानिक भी बड़ी तादाद में थी जो इस मिशन में आगे सक्रिय थी और वो थी। तो मिशन मंगलयान में ममता जी, महिला वैज्ञानिकों ने पहले के मुकाबले भारी संख्या में काम भी किया। करीब 27% अहम पद महिला वैज्ञानिकों ने संभाले और इन्हीं महिलाओं में 5, 6, 7, 8 महिला वैज्ञानिक प्रमुख भी थी। कुछ के नाम बता देते हैं, जैसे कि ऋतु करिघाल, अक्षता कृष्णमूर्ति, मोमिका दत्ता, नंदिनी हरिनाथ और BS किरण। मंगलयान भारत का पहला मंगल अभियान था। इस मिशन की सफलता के बाद कई लोगों ने भारत के महिला वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह से आई महिलाएं भी कहा था। बिल्कुल सही कहा था कि जैसे कोई वो मंगल ग्रह से उतरी
पृथ्वी कोई बहुत बड़ी विभूति थी तो कहना लाजिमी भी था। और सबसे बड़ी बात की जो रितु करिघाल थी, इसरो में वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और इन्होंने मार्स ऑर्बिटर मिशन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने पहले प्रयास में ही मंगल पर पहुंचने वाले पहले मिशन का हिस्सा बनकर इतिहास भी रच दिया था। और दूसरी जो थी नंदिनी हरिनाथ, ये इसरो के बेंगलुरु स्थित सैटेलाइट सेंटर में रॉकेट वैज्ञानिक है। इन्होंने मिशन नियोजन, विश्लेषण और संचालन यानी मुख्य घटकों की रूपरेखा पर एक शोध पत्र का सहलेखन भी किया था। इन्होंने इसरो में 20 बरस से 14 मिशनों पर काम किया है। ये डिप्टी ऑपरेशन डायरेक्टर हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर और मिशन डिजाइनर भी हैं। बिल्कुल, एक साथ बहुत सारे पद संभालती हैं ये महिलाएं। और ऐसे ही एक रही मोमिका दत्ता, जो मंगलयान मिशन के लिए इन्होंने बतौर प्रोजेक्ट मैनेजर भी काम किया। तो भारत की जो अक्षता कृष्णमूर्ति भी थी, उन्हीं में से एक थी। उन्होंने अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के उस मिशन का हिस्सा बनी जिसके तहत स्पेस एजेंसी मंगल ग्रह पर कुछ नमूने इकट्ठा कर रही थी। इसी के तहत इन्होंने मंगल पर रोवर चलाकर एक कीर्तिमान रचा और ये भारत की पहली ऐसी महिला बन गई, ममता जी, जिन्होंने मंगल ग्रह पर रोवर चलाया था। ऐसी तमाम महिला वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया है। और अब घड़ी की ओर देखिए, हम एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर और बातें करते हैं और फिर गाना सुनवाएंगे। जी बिल्कुल। विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली। पहले हम सुन लेते हैं ये संदेश, उसके बाद एक गीत सुनवाएंगे। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, तब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोनिंग प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे, पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। विविध भारती से आपको दिन भर रात भर जुड़े रहना 24 घंटे। फिलहाल ये गाना सखी सहेली कार्यक्रम में। कहता है धरती की रानी, हंसती जवानी दिन है तुम्हारे रे। चांद को देखो जी, पहली नजरिया तोरी दिल मेरा ले गई गोरी।
होना कभी सवेरा, रात ये तेरी है, रात ये तेरी है, तारों की टोली नीले गगन से यही पुकारे रे, चांद को देखो जी। जादू जगाए दिल में हमारे रे, चांद को देखो जी। विविध भारती पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। विविध भारती से जुड़े रहिए, सखी सहेली कार्यक्रम से जुड़े रहिए, क्योंकि अभी हम जानी मानी लोक गायिका शारदा सिन्हा के बारे में जानकारी देंगे सखी विशेष के अंतर्गत। लेकिन श्रोताओं की बहुत सारी टिप्पणियां आ गई हैं मंदाकिनी जी, और लगातार आप ढूंढ रही हैं, छान रही हैं कि कौन सी टिप्पणी पढ़ी जाए। जी बिल्कुल। और विषय के अनुरूप कौन सी टिप्पणी है। तो जो अभी हमने चर्चा की, इससे जुड़ी हुई कोई टिप्पणी आई है तो पढ़िए ना। हाँ पढ़ूंगी, लेकिन इससे पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ आपसे। आज हम गाने बजा रहे हैं मन पर, आकाश पर, उड़ान पर, चांद पर। मुझे लग रहा है कि हमारा जो स्टूडियो है ना, यही अंतरिक्ष बन गया है और हम दोनों जो महिलाएं हैं आकाश में विचरण कर रही हैं, उड़ रही हैं। मुझे ये कल्पना हुई अभी भी बैठे बैठे कि आप और मैं इस आकाश, इस स्टूडियो रूपी आकाश में उड़ रही हैं और श्रोताओं के पत्रों को खोज रही हैं। कितनी सुंदर कल्पना की ना मैंने। और साथ में श्रोताओं का साथ भी है। हाँ। और उनकी टिप्पणियां भी है। हाँ। तो बस इस साथ उड़ते उड़ते उनकी टिप्पणियां भी पढ़ लेते हैं। तो ये एहसास उन तक पहुंचाइए और बताइए कि क्या लिखा है। देखिए, वो लिख रहे हैं कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा में 13 सालों से काम कर रही भारतीय महिला अक्षता कृष्णमूर्ति ने इतिहास रच दिया था। वो भारत की ऐसी पहली महिला बन गई जिन्होंने मंगल ग्रह पर रोवर चलाया। अक्षता के नासा के उस मिशन का हिस्सा थी जिसके तहत स्पेस एजेंसी मंगल ग्रह पर कुछ नमूने इकट्ठा कर रही थी। इसी के तहत उन्होंने मंगल पर रोवर चलाकर एक कीर्तिमान रचा था। क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि मंगल मिशन और महिलाएं मंगल मिशन को पूरा करने में बड़ा योगदान था। जब मंगल मिशन में ये फिल्म बनी थी तो मैं इस चीज को देखा था। महिलाएं तो स्पेस के हर मिशन में आजकल अपना योगदान दे रही हैं। स्पेस के हर मिशन में जितना योगदान पुरुषों का रहता है उतना ही योगदान महिलाओं का भी है, होना भी चाहिए। तो भाई यहाँ पर एक बात हम जोड़ना चाहेंगे कि जितने भी पुरुष हैं, खास तौर से जो छोटे शहर कस्बे हैं, वहां पर अमूमन अभी भी बंटवारा है लड़कियों और लड़कों के बीच। तो लड़कियों को भी उतना ही मौका दीजिए पढ़ने लिखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, करियर के लिए, जितना आप अपने लड़कों को देते हैं। हाँ, और मुझे तो लगता है कि अब हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं ममता जी, जहाँ ये जो अंतर है इसको अब तक खत्म हो जाना चाहिए। पार्ट देना चाहिए। हाँ, है ना, पार्ट देना चाहिए इस बात को कि वो लड़की है या वो लड़का है। और आप देखती हैं, कई बार हम बात भी करते हैं कि कई महिलाएं जब श्रम करती हैं तो उन्हें पगार कम मिलती है और पुरुषों को ज्यादा मिलती है। तो ये जो अंतर, आज भी इस पर चर्चा करना भी कई बार बड़ा दुखदाई हो जाता है, क्योंकि अब कहाँ आ गए हम, भारत कहाँ आ गया है, कहाँ पहुंच गया है। ऐसे में महिला और पुरुष क्यों ये अलग बंटवारा क्यों है, और इसमें चर्चा ही क्यों हो कि महिलाओं को भी काम करना चाहिए। बिल्कुल, हमारे श्रोता भी बाकायदा जागरूक हैं। एक श्रोता ने जानकारी दी है, ऋतु करिघाल, जिनके बारे में हमने अभी बताया था, जिक्र किया था। इसरो में वरिष्ठ वैज्ञानिक है और
और उन्होंने मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे मंगलयान के नाम से जाना जाता है, जो साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने पहले प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाले मिशन का हिस्सा बनकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री भी हासिल की थी। तो यानी हमारे श्रोता भी ये ध्यान रखते हैं कि जो महिलाओं ने काम किया है वो काबिल तारीफ है ना? अब क्या काबिल तारीफ है, अब एक गीत तो सुनवाते हैं ये गीत। बिल्कुल। करने को ललचाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। यहाँ हमें जमाना देखे तो आओ चलो कहीं छुप जाए। अच्छा, यहाँ हमें जमाना देखे आओ चलो कहीं छुप जाए। भीगा भीगा नशीला दिन है, कैसे कहो प्यासे रह पाए। मैं हूँ तेरा, तेरी कसम हो, मैं तेरी तू है मेरा, मेरी कसम हो। आज मदहोश आ जाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। शरारत करने को ललचाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन।
को ललचाए रे मेरा मन मेरा मन मेरा मन। बिना ही बात मुस्कुराए रे मेरा मन मेरा मन मेरा मन। स्टार्टअप और उससे जुड़े मुद्दों पर आपको जानकारियां देंगी प्रियांशी चौकसी। हर एक स्टार्टअप के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है फंडिंग, क्योंकि रिसोर्सेज के बिना आप काम शुरू ही कैसे कर सकते हैं। तो फंडिंग में 3 टाइप के फंडिंग होते हैं। एक होता है बूटस्ट्रैप, जहाँ आप खुद के पैसे डालते हैं। तो मेरा स्टार्टअप एक्चुअली बूटस्ट्रैप है। पर अगर आप ट्राई ही नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि स्टार्टअप में क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा। जिज्ञासा 9 नवंबर 2024 रात 7:45 पर। जिज्ञासा। और इस समय हमारी सखियां और सखा सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। और आज सखी विशेष में हम विशेष बात करने वाले हैं। दरअसल मंदाकिनी जी, अपने देश में बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो गांव के परिवेश से बाहर आई, लेकिन उन्होंने अपने भीतर छुपी प्रतिभा को निखारा और अपनी प्रतिभा को उजागर किया और उसे बड़े पैमाने पर, बड़े फलक पर लोगों तक पहुंचाया। बिल्कुल। और हमारा नाम देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भारत का नाम रोशन किया है। बिल्कुल। तो लोक संस्कृति की बात करें, लोक जीवन की बात करें, एक स्वर बना जानी मानी गायिका शारदा सिन्हा का, है ना, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। और हम सभी उनके दुख में डूबे हुए हैं, लगातार चर्चा कर रहे हैं उनके बारे में। हमारे श्रोता भी बहुत कुछ लिख रहे हैं उनके बारे में, क्योंकि उनके सुरीले कंठ से जो कुछ निकला वो ताउम्र भुलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बिहार के एक छोटे से जिले हुलाम गांव में शारदा सिन्हा जन्मी थी और उनका रुझान पढ़ने में और खेलकूद में था। और सुपौल जिला उनका जो सुपौल जिला था। तो और ज्यादातर पटना में ही रही और पढ़ाई की। फिर बाद में तो खुद शिक्षिका बनी, लोगों को बहुत शिक्षा दी उन्होंने। और वो बहुत छोटी थी। लोग ये मानते हैं कि बहुत छोटी थी तभी से वो गाने लगी, गायन में उनकी रुचि थी। जाहिर सी बात है कि गाने में रुचि तो रही होगी, लेकिन बहुत छोटे से गाना नहीं शुरू किया था। एक बार की बात है, कहीं एक इंटरव्यू में उन्होंने जिक्र किया था कि वो पहले गाती नहीं थी। हुआ यूं कि उनके घर में शादी का माहौल था और उनकी माँ ने कहा कि शादी का माहौल है तो कुछ गीत गाओ, नहीं तो होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो गाना आता नहीं, मैं तो नहीं गाऊंगी। तो उनके भाई की शादी थी। तो माँ ने कहा कि भाई की शादी है और गाना नहीं गाओगी तो नेग कैसे मिलेगा। नेग यानी कि जो जब भाई बारात से लौटते हैं तो द्वार छिकाई का रस्म होती है और ऐसी तमाम छोटी छोटी रस्म अदायगी होती है जहाँ पर बहन को नेग दिया जाता है कि भाई पैसे या कुछ उपहार देता है ना। और बहन को उम्मीद भी होती है कि भाई एक बहुत अच्छा नेग देगा। और डिमांड भी करती हैं बहनें। तो माँ ने कहा कि अगर गाना नहीं गाओगी तो नेग नहीं मिलेगा। तो उन्होंने सोचा कि ये तो बड़ी मुश्किल आन पड़ी है, तो उन्होंने गाने की तैयारी शुरू की और कुछ उन्होंने गाया। और जब द्वार छेकने की बारी आई तो वहां पर उन्होंने बाकायदा एक लोकगीत गाया जहां भाई भी खुश हुए, परिवार भी। तो भाई ने नेग दिया। वहां से उनके गायन की शुरुआत हुई। उनके अंदर एक जो बीज है उसका प्रस्फुटन हो गया कि वो आगे चलकर क्या बनने वाली है। कभी कभी ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में होती है ममता जी, कि वो हमें पता नहीं होता क्या होने वाला है, लेकिन वो पल हमारे जीवन का भविष्य बन जाता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि हम सभी अपने अपने क्षेत्र में हम सबको नहीं पता था कि एक दिन क्या बनने माइक्रोफोन के सामने हमें बोलने का मौका मिलेगा। जब हम रेडियो सुना करते थे तो बस उद्घोषकों की आवाजें सुना करते थे और गाने सुनते थे, कभी कभी मिमिक्री करते थे। ये नहीं पता था कि हम आप बैठ के एक साथ ऐसे ही बात करेंगे सखी सहेली के मंच पर। बिल्कुल। और वो आवाजें हमें इतनी प्रभावित करती थी। उन दिनों बड़ा सा रेडियो होता था घर में जिसकी आवाज भी बहुत साफ सुथरी होती थी और उन उद्घोषिकाओं को सुनना बहुत ही सुंदर लम्हा होता था हमारे जीवन का। लेकिन अब आप तिलिस्मी दुनिया में मत ले चलिए, आ जाइए। नहीं, वो उड़ान तो भी रहेगी जो आज उड़ान हमने भर ली है, आपने और मैंने। अभी हम शारदा सिन्हा। चलिए तो धम से नीचे आ जाते हैं और बात करते हैं शारदा जी की। तो शारदा जी जो थी वो लोक संस्कृति की संवाहक थी। छठ गीतों से लेकर फिल्मी गीतों तक का उनका जो सफर था वो बहुत ही अनूठा रहा है। हमारे सभी श्रोता इस बात को बखूबी
भी जानते हैं और उनके जीवन का एक हिस्सा भी जुड़ा हुआ है आकाशवाणी से था और प्रेम का रहा है बहुत। आकाशवाणी से वो प्रेम करती थी और एक हिस्सा उनके संगीत का है। तो उनके संगीत का जो पक्ष था वो बहुत विशाल रहा है। उनके गाए छठ गीत, मगही गीत, मैथिली गीतों ने हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संजीवनी दी है और उसे बहुत बड़े फलक पर लेकर गई हैं वो। जी बिल्कुल। और लोग उनके गाने की कॉपी करने की कोशिश करते हैं। आने वाली पीढ़ी उनके लोकगीतों को गाने की कोशिश करते हैं और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश। उनके गायन का सफर पटना आकाशवाणी से शुरू हुआ था। ये वो गौरवशाली आकाशवाणी केंद्र रहा है जिसकी शुरुआत विंध्यवासिनी देवी के स्वर से होती है। 26 जनवरी 1948 को जब पटना केंद्र का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपस्थिति में हुआ था तो वहां विंध्यवासिनी देवी ने एक लोकगीत गाया था। उसके बाद उसी पटना आकाशवाणी से शारदा सिन्हा का स्वर गूंजने लगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। इतनी शानदार शुरुआत थी शारदा सिन्हा जी की और सन 1973 में जब बाकायदा उन्होंने गायन शुरू किया तब उनका पटना आकाशवाणी में सुगम संगीत का कार्यक्रम था जहां उन्होंने लोकगीत गाए, भजन गाए और गजलें गाई। तो लेकिन पहली बार जब आकाशवाणी में उन्होंने ऑडिशन दिया था तब उनका चयन नहीं हुआ था ममता जी और उन्होंने तब खुद से वादा किया कि वे बहुत रियाज करेंगी और खुद को साबित करेंगी और उन्होंने साबित करके दिखाया। और साबित ऐसे किया कि लोग, सिर्फ देश के ही लोग नहीं बल्कि दुनिया के लोग उनके मुरीद हुए। आपको मैं उनके चाहने वालों की इतनी लंबी तादाद है इसकी एक आंखों देखा हाल मैं आपसे बयां करना चाहती हूँ अपने श्रोताओं से भी कि अभी 15 अक्टूबर 2022 की बात है। मुंबई के चौहान सेंटर में एक कार्यक्रम था पासवाने अदब, जहां उन्हें आना था। उनकी संगीत संध्या को ये नाम दिया गया था और उन्हें आमंत्रित किया गया था। तो शारदा जी के आने की सूचना मिल गई थी मुंबई वासियों को और वहां पर बाकायदा समय लेकर लोग पहुंचे। और हम अपनी बात भी यहाँ पर साझा करना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा विलंब हो गया था हमें समय पहुंचने में, क्योंकि मुंबई के ट्रैफिक के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। जो नहीं जानते उनके लिए बता दें कि ट्रैफिक का आलम बहुत बुरा होता है और इसका एक हम तोड़ निकालते हैं कि मुंबई के लोकल ट्रेन से हम जहाँ पे जल्दी पहुंचना हो तो लोकल ट्रेन की यात्रा करते हैं। और मेट्रो का निर्माण वहां पर उस समय हो रहा था। इसकी वजह से डाइवर्जन बहुत सारा हुआ था। लेकिन हम लोकल ट्रेन से उस दिन नहीं गए बल्कि हमने गाड़ी ही चुनी कि कार से जाना है। और जब पहुंचे तो ऐसा लगा कि हमारा प्रोग्राम तो छूट जाएगा काफी सारा और हम बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं। लेकिन वहां जब पहुंचे तो पता चला कि उल्टा मामला है। शेड्यूल बहुत ज्यादा लेट है। उसके पहले एक कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम बहुत विलंबित था, काफी लंबा खिंच रहा था और इस चक्कर में आधी रात हो चुकी थी। मतलब 12 बज चुके थे और 12 बजे के बाद उनका कार्यक्रम शुरू हुआ। और हम सब ये सोच रहे थे कि अगले दिन दफ्तर जाना है, हमें भी जाना है सभी को। तो ये सारे लोग कहाँ रुकेंगे, चले जाएंगे। लेकिन जब हॉल में गए तो पता चला पूरा हॉल खचाखच भरा है और जब उनके गायन की शुरुआत हुई लोगों के तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल बिल्कुल गूंज रहा था। और उनकी बेटी, शारदा जी की बेटी वंदना भारद्वाज भी साथ में थी। तो क्या समा बांधा था कि उसके बारे में बयां करना तो बहुत मुश्किल बात है। खास बात यह कि तकरीबन 2, 2:30, 3 बज गए थे और मतलब लोग वैसे ही उत्साह और उमंग के साथ बैठे रहे। तो ये होती है कला और ये है कलाकार का तप जो उन्होंने किया, तप जो उन्होंने अपने आप को तपाया, साधना की, तब जाकर वो इतनी बड़ी तादाद में लोगों को अपने सामने बिठा पाई। ये आसान नहीं होता ममता जी। बिल्कुल। और तो और जब कुछ ऐसे लोकगीत गाए जो बहुत ही तेज गति वाले थे जिसमें म्यूजिक थोड़ा तेज था, तो लोग अपनी सीट से उठकर मंच के पास जाके नृत्य भी करने लगे, नाचने लग जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं लगता कि क्या हो रहा है। तो हम सभी जानते हैं श्रोताओं कि कोई भी छठ पूजा हो, कोई भी विवाह समारोह हो, मुंडन संस्कार हो या कोई अन्य संस्कार, कोई भी समारोह उनके गाए गीतों के बगैर पूरा होता ही नहीं। और उनके गाए लोकगीत हम सब कैसेट में भरवा कर भी लाते हैं और विवाह जैसे मौके पर बजाते हैं और साथ में खुद भी गाते हैं और नृत्य करते हैं। जैसा कि आपने कहा कि लोग बाग वहां नाचने लग गए थे। जब कैसेट का जमाना था तो बाकायदा कैसेट भरवाने के लिए जाया करते थे हम। बिल्कुल सही बात है। और शारदा सिन्हा जी के जो गाए गीत थे
उनका जो स्वर था ममता जी, हम वो सबका। जनमानस का स्वर था, हम सबका स्वर था। उनकी सौंधी मिट्टी की महकती उनकी आवाज हमारे साथ आज भी है, हमारे साथ हमारे कानों में गूंज रही है। उनके लोकगीतों में बिहार से लेकर पूरे देश का जो है कहते हैं ना, प्यार बसता है, बसा है। उनकी उनके, लोक संस्कृति, लोक गायन बसा हुआ है। तो आपने जिक्र भी किया, शारदा सिन्हा नहीं रही अब इस फानी दुनिया में, विदा ले ली है, लेकिन उनका स्वर हम सबके दिलों में हमेशा रचा बसा रहेगा। उनकी बातें, उनका जो हर व्यक्ति से लगाव था, जुड़ाव था, स्नेह, हर कोई अपने साथ संजो कर रखेगा। जी बिल्कुल। बाबुल जो तुमने सिखाया, जो तुमसे पाया, सजन घर ले चली। सजन घर ले चली, सजन घर मैं चली। यादों के लेकर साए चली घर पर आए, तुम्हारी लाडली। कैसे भूल पाऊंगी मैं बाबा, सुनी जो तुमसे कहानियां। छोड़ चली आंगन में मैया बचपन की निशानियां। सुन मेरी प्यारी बहना, सजाए रहना कि बाबुल की गली। बन गया परदेस घर जन्म का, मिली है दुनिया मुझे नई। नाम जो पिया से मैंने जोड़ा, नए रिश्तों से बंध गई। मेरे ससुर जी पिता है, पति देवता है, देवर छवि कृष्ण की। सजन घर में चली, सजन घर में चली। हम आपके हैं कौन फिल्म का ये गाना था, शारदा सिन्हा की आवाज में। रविंद्र रावल के बोल थे, राम लक्ष्मण का संगीत था, और ये गाना उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप था। और देखिए ना मंदाकिनी जी, आज तो ऐसा लग रहा है चुटकियों में हमारा समय निकल गया और कैसे एक घंटा बीतने को हो गया कि पता ही नहीं चल रहा है। और चुटकियों में बनाए स्कूल और ऑफिस के प्रोजेक्ट, ये कैसे अभी बना सकते हैं? अब चुटकियों में तो ये बनेगा नहीं। वैसे तो बात अब समझाने वाले थे कि चुटकियों में बना ले, लेकिन श्रोताओं से कहते हैं कि अगली बार इस विषय को उठा लेंगे। हाँ, और आज चूंकि उनके विस्तार से, चुटकियों में नहीं बल्कि विस्तार से बताएंगे, ताकि उन्हें आसानी हो प्रोजेक्ट बनाने में, और जो छात्र हैं उनके लिए भी आसानी हो। क्योंकि आज उनके विचार इतने तादाद में
आए ना हमारे पास और विस्तृत रूप से आए हैं, तो हमने उनको चुटकियों में नहीं निपटाया है। देखिए, एक श्रोता लिख रहे हैं कि लोक गायिका शारदा सिन्हा जी को भावपूर्ण नमन करता हूं मैं। शारदा सिन्हा जी ने मैथिली, भोजपुरी के अलावा हिंदी गीत गाए। मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्मों में उनके द्वारा गाए गीत काफी प्रचलित हुए हैं। उनके गाए गीतों के कैसेट भी संगीत बाजार में सहजता से उपलब्ध हैं। दुल्हन, परितियां, मेहंदी जैसे कैसेट्स काफी बिक रहे हैं। बिहार और यहाँ से बाहर दुर्गा पूजा, विवाह समारोह आदि अवसरों पर भी उनके गीत सुनाई देते हैं और लोकगीतों के लिए उन्हें बिहार कोकिला पद्म भूषण, पद्म विभूषण सम्मान से भी विभूषित किया गया है। बहुत अच्छा लगता है ना। और भी श्रोता उनके बारे में बहुत से एक श्रोता ने लिखा है कि शारदा सिन्हा जी को सुनना अविस्मरणीय, आंखें नम हो गई थी जब ये आज के मेहमान में इनकी बातचीत सुनाई गई थी, तो आंखें नम हो गई थी। और छठ वाले दिन ही उनका देवलोक जाना बहुत अचरज की बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि पारंपरिक लोक संस्कृति की मूर्ति शारदा सिन्हा सदैव लोगों के दिलों में रची बसी रहेंगे। निश्चित रूप से स्वर कोकिला शारदा का यूं चले जाना गीत संगीत की सुमधुर दुनिया को दूसरा बड़ा असहनीय आघात है। पहला आघात लता जी के जाने से हुआ था। तब लता जी ने दुनिया छोड़ी तो ऐसा लगा कि संगीत का संपूर्ण कालखंड ही अनाथ हो गया। और 5 नवंबर की देर रात जब भोजपुरी कोकिला और गायकी की समृद्ध परंपरा कहे जाने वाली शारदा सिन्हा ने के न रहने की खबर आई तो संसार चलते चलते अचानक जैसे रुक गया था। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और जाहिर है हमारे विचार और हमारे श्रोताओं के विचार बहुत मिल रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम का समय अब समाप्त हो गया है ममता जी। तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। सखी सहेली सखी सहेली।